नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और बात कर रहे थे अपन किस पर? वर्णों पर। और हम पिछली कक्षा में बात कर चुके थे स्वर और व्यंजनों के बारे में, और हमने लास्ट में भी देख लिया था कि कुल मूल वर्णों की संख्या 44 है, जबकि कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। यहाँ तक अपन विस्तार से चर्चा कर चुके थे दोस्तों, राइट। अब अपन इसके अलावा भी यदि अपन बात करना प्रारंभ करते हैं तो अगला जो बिंदु अपना आता है वो आता है वर्ण विश्लेषण के ऊपर। कौन सा आता है? वर्ण विश्लेषण के ऊपर, कि वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। क्या कहलाता है? वर्ण विश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विश्लेषण। लेकिन इस वर्ण विश्लेषण के टाइटल को समझने के लिए और हिंदी शब्दकोश के नियमों को अच्छी तरह से समझने के लिए अपन को सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करनी अति आवश्यक है, और वो है कि व्यंजनों को स्वर रहित करने के नियम, कि किस प्रकार व्यंजनों को स्वर रहित किया जाता है। उस बिंदु पर अपन आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आते हैं अपन आज के बिंदु पर, और आज का बिंदु रहेगा अपना कि व्यंजनों को स्वर रहित करने के नियम। चलो प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को। और हम बात कर रहे हैं आज की कक्षा में, आज का जो अपना टाइटल है वह है व्यंजनों को स्वर रहित करने के नियम। व्यंजनों को स्वर रहित करने के नियम, कि किस प्रकार व्यंजनों को स्वर रहित किया जा सकता है, इसके नियमों पर अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आ रही है बात समझ में दोस्तों? तो चलो चलते हैं अपन आगे, और हम बात करेंगे कि व्यंजनों को स्वर रहित किया जा सकता है तो उनके कौन कौन से नियम हैं। इन पर अपन 4 नियमों पर बात करेंगे। और सबसे पहला जो नियम आता है अपना, वह ये आता है खड़ी पाई वाला। और हम क्या कहते हैं कि वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और वे खड़ी पाई को लांघकर आगे नहीं जाते हैं, उन्हें स्वर रहित करने के लिए खड़ी पाई को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। सबसे पहले नियम लिखते हैं, उसके बाद में आगे चर्चा करेंगे। नियम नंबर 1 क्या कहता है अपना? नियम नंबर 1 देखो, सुनना। नियम नंबर 1 है अपना, वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है। खड़ी पाई, ये देखो खड़ी पाई तो यही है भाई, ये खड़ी पाई का प्रयोग होता है। वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, तथा वर्ण खड़ी पाई को लांघकर आगे नहीं बढ़ते हैं, उन्हें स्वर रहित करने के लिए, स्वर रहित या यूं कहें आधा करने के लिए खड़ी पाई को हटा देते हैं। देखो दोस्तों, खड़ी पाई को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। क्या कहा अपने नियम नंबर 1 पर? अपने नियम नंबर 1 पर बात की है, और क्या कहा है कि वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है तथा वर्ण खड़ी पाई को लांघकर आगे भी नहीं बढ़ते हैं, उन्हें स्वर रहित या आधा करने के लिए खड़ी पाई को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। तो सबसे पहले बात तो ये आती है दोस्तों कि ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है। ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है? तो उन वर्णों की पर यदि अपन बात करें तो संख्या जो निकल कर आती है उनकी वो है 22। कौन कौन से? देखो देखते हैं कौन कौन से वर्ण हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन क वर्ग से प्रारंभ करें तो हमने कहा क को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो अगला आता है क्या? ख, फिर आता है ग, फिर आता है घ,
ख ग घ, ग नहीं लेंगे। फिर और आगे अपन बढ़े, देखो और अपन आगे बढ़े तो इसके बाद में च वर्ग की बात करेंगे। तो ये देखो च, फिर छ नहीं आएगा, ज, फिर झ, फिर इया, फिर देखो च वर्ग पूरा हो गया तो फिर आता है ट वर्ग, ट ठ ड ढ नहीं आएगा, सीधा क्या आएगा ण। फिर आगे बढ़े तो त वर्ग, तो ये त, फिर आया देखो थ, ये देखो थ, थ के बाद में फिर द नहीं आएगा, त थ द ध, फिर आया ध, फिर इसके बाद में आया न, ये खत्म हुआ। तो प वर्ग को स्टार्ट किया, तो प वर्ग में लिया अपन ने प, अब देखो फ नहीं आएगा, फिर आया क्या भ, प फ ब भ, सॉरी एक ये और बचा है, प के बाद में फ नहीं आया, ब, ब बकरी वाला ब, फिर भ, फिर आया म। अब देखो हमने कहा कि पांचों जो वर्ग थे, क वर्ग के पूरे 5 वर्ण और 5 × 5 बराबर 25 होते हैं, उनको लिया है। लेकिन उनमें से जो अपन ने लिया है वो केवल खड़ी पाई वाले व्यंजनों को लिया है। केवल किसको लिया है दोस्तों? खड़ी पाई वाले व्यंजनों को लिया है। अब आगे और बढ़ें तो हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ कौन से हैं? तो ये अर लव, तो उनमें से भी केवल खड़ी पाई वाले लेने हैं। तो देखो य, फिर र नहीं है, फिर लिया क्या ल, फिर लिया क्या व, ये भी लिया। और बचे कौन से? उष्म। कौन कौन से होते हैं? तो देखो हमने कहा स, स और स, ये ले लिए साहब अपन ने। अब ये जितने भी वर्ण अपन ने यहाँ लिए हैं ये सारे के सारे खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं या खड़ी पाई वाले वर्ण हैं। अपना नियम भी यही कहता है कि वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है तथा वर्ण खड़ी पाई को लांघकर आगे भी नहीं बढ़ते हैं, उन्हें स्वर रहित या आधा करने के लिए खड़ी पाई को ही क्या कर दिया जाता है दोस्तों? हटा दिया जाता है। अब देखो देखते हैं कि दो चीजें आई है, एक तो खड़ी पाई और खड़ी पाई को लांघकर आगे बढ़ना, ये क्या होता है? देखो हमने कहा है ये ख, समझो ये ख, ये ख वर्ण है और खड़ी पाई क्या है? ये है। अब बताओ ये ख जो वर्ण है इस खड़ी पाई को लांघ करके क्या आगे बढ़ रहा है? क्या नहीं बढ़ रहा। तो हमने कहा कि खड़ी पाई तो है लेकिन खड़ी पाई जो है इसको लांघ कर आगे भी नहीं बढ़ रहे। ऐसे वर्णों को स्वर रहित करने के लिए या आधा करने के लिए खड़ी पाई को क्या कर दिया जाता है दोस्तों? हटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो खड़ी पाई है इसे क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब यदि मान लो इसे हटा दिया तो ये वर्ण जो है ये ख, ये आधा हो गया है अर्थात स्वर रहित हो गया है। तो हमने क्या कहा दोस्तों कि खड़ी पाई वाले वर्णों को आधा करने के लिए उनकी खड़ी पाई को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। तो हमने क्या कहा कि वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है तथा वर्ण खड़ी पाई को लांघकर आगे नहीं बढ़ते हैं, उन्हें स्वर रहित या आधा करने के लिए खड़ी पाई को क्या कर देते हैं? अपन हटा देते हैं। अब इसके उदाहरणों पर चर्चा करें, लेकिन उसके पहले बात करें यानी इनकी संख्या कितनी है। तो हमने गिना भी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। तो जब इनकी संख्या पर बात आती है तो संख्या कितनी है दोस्तों? 22 है। देखो संख्या कितनी है इनकी? 22। हमने कहा इनकी संख्या कितनी है? 22 है। संख्या पूछ ली जाए कि इनकी संख्या कितनी है तो हमने कहा कितनी है? 22 है। अभी आगे भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो बात समझ में आ गई। हमने क्या कहा कि खड़ी पाई वाले वर्णों को स्वर रहित करने के लिए, और खड़ी पाई वाले भी कौन से? ऐसे वर्ण जो खड़ी पाई को लांघकर आगे नहीं जाते हैं, उन्हें आधा करने के लिए या स्वर रहित करने के लिए उनकी खड़ी पाई जो है उसे क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। उदाहरणों पर चर्चा करें दोस्तों। देखो इसके उदाहरणों पर कि कौन कौन से इसके उदाहरण है। तो देखो उदाहरणों पर बात करते हैं अपन, है ना। देखो अब उदाहरणों पर बात करेंगे अपन। जब उदाहरणों पर अपन बात कर रहे हैं, जैसे मैंने मान लो शब्द लिखा लग्न, ये देखो मैंने शब्द लिखा है लग्न। अब ये मैंने लग्न जो शब्द लिखा है, इस लग्न शब्द की यदि बात की जाए तो इसमें ग क्या आ रहा है? आधा। मतलब ये ग था, ये देखो। अब इस ग की यदि अपन बात करें तो इस ग का क्या किया अपन ने? आधा करने के लिए इसकी जो एक खड़ी पाई थी इसे क्या कर दिया? हटा दिया। अब खड़ी पाई को हटाते ही ग क्या हो गया? आधा हो गया। आ रहा है समझ में दोस्तों? और आगे बढ़े, यदि अपन आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं किसकी, जैसे हमने कहा विघ्न शब्द है,
ये विघ्न, ये विघ्न। इस विघ्न की बात करें, ये विघ्न, ये देखो ये घ, ये घ था। अब ये विघ्न जो शब्द है इसमें घ आधा है और ये घ यहाँ पूरा हो रहा है, तो अपन ने आधा लिखा है, तो आधा करने के लिए क्या करेंगे, ये जो खड़ी पाई है इसे क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। बताओ क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। बताओ क्या कर दिया जाएगा दोस्तों, हटा दिया जाएगा। और आगे बढ़े, जैसे मैंने शब्द लिखा सभ्य, ये सभ्य। अब देखो इस सभ्य में बात करें भ, ये भ पूरा ही है, लेकिन यहाँ कैसा आ रहा है, आधा आ रहा है। क्या करना पड़ेगा, ये जो खड़ी पाई है इसे क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। जैसे शब्द है अम्मा, ये देखो अम्मा, इस अम्मा को देखा तो ये म ऐसा था, लेकिन इसे आधा किया और आधा करने के लिए क्या किया है, ये जो खड़ी पाई थी इसे क्या कर दिया है, हटा दिया है। क्या कर दिया है, हटा दिया है। तो इसे इस प्रकार अपन ने क्या किया, स्वर रहित किया। और आगे बात करें, जैसे हमने कहा ध्वनि, ये देखो ये ध्वनि, ये ध। बताओ ये ध ऐसा ही था। अब इस ध की अपन बात करें तो ध को क्या किया अपन ने, आधा किया। कैसे, ये जो खड़ी पाई थी इसे क्या कर दिया दोस्तों, अपन ने हटा दिया। क्या कर दिया दोस्तों, हटा दिया। और बात करें अपन आगे, जैसे शब्द लिखा मान लो मैंने उल्लास, ये उल्लास, इस उल्लास में ये ल पूरा था, लेकिन हमने क्या कहा, ल आधा है, तो कैसे करेंगे, इस ल की जो खड़ी पाई है इसे क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इसे क्या कर दिया दोस्तों, हटा दिया। इस प्रकार अपना नियम नंबर जो 1 था उसमें अपन केवल 99% बातें की है, भी 1% बातें तो अभी और भी बाकी है दोस्तों। कौन कौन सी है उन्हें भी विस्तार से देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो अपन ने बात की वो क्या कही है कि वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है तथा ऐसे वर्ण जो खड़ी पाई को लांघ कर आगे भी नहीं बढ़ते हैं, दोनों चीजें ध्यान रखनी है। उनको स्वर रहित या यूं कहें आधा करने के लिए वो खड़ी पाई जो है उसे क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ऐसे वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है दोस्तों, 22 मानी गई है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। चले इससे संबंधित कुछ बातें और भी है जिन पर भी अपन बात करेंगे अगली स्लाइड में, तो देख लो। चले दोस्तों आगे, चलो अगली स्लाइड में अपन बात करते हैं। देखो संयुक्त स्वरों की, संयुक्त व्यंजनों की बात करें जिन्हें संयुक्ताक्षरों के नाम से भी अपन जानते हैं, और संख्या कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है। देखो कौन कौन सी, देखो हमने कहा क्ष, फिर एक आया त्र, फिर एक आया ज और एक आया स्र। तो संयुक्ताक्षर कितने हैं, 4 ही है, क्ष त्र ज और स्र। इसमें अपन बात करेंगे केवल कितने की, 3 की। इसको हटा रहे हैं अपन। अब देखो समझते, यहां पर भी हमने कहा है संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त वर्ण है या संयुक्ताक्षर है, तो खड़ी पाई तो यहां भी लग रही है भाई, खड़ी पाई तो यहां भी लग रही है, और ये खड़ी पाई लग तो रही है, लेकिन ये जो वर्ण है क्या इस खड़ी पाई को लांघ कर जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, मतलब ये भी कैटेगरी में उसी में आता है। लेकिन अपन ने वहां बात की थी केवल मूल वर्णों पर, और ये मूल वर्णों में नहीं आते हैं, इसी वजह से इनसे हट करके अब बात कर रहे, लेकिन नियम तो यहां भी वही काम करेगा। अब देखो हमने कहा ये क्ष जो है, इसके उदाहरणों पर यदि अपन बात करें तो यदि मान लो मैं ऐसा लिख देता, क्या ये लक्ष्य, ये देखो ये मैंने क्या लिखा, लक्ष्य। क्या लिखा दोस्तों, लक्ष्य। अब इसकी बात करें तो ये क्ष था, ये क्ष। अब हमने क्या कहा है, इसको आधा करने के लिए, स्वर रहित करने के लिए क्या करेंगे, ये जो खड़ी पाई है इसे क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इसे क्या कर दिया जाएगा दोस्तों, हटा दिया जाएगा। जैसे अपन ने शब्द लिखा यक्ष्मा, ये देखो यक्ष्मा शब्द लिखा अपन ने, क्या लिखा अपन ने, यक्ष्मा। अब देखो अगर अपन ने बात की है यक्ष्मा की, तो ये देखो क्ष, ये जो क्ष है ये पूरा ही था। अपन ने यहां भी क्या किया है, अपन ने ये जो खड़ी पाई थी इसे क्या कर दिया है, हटा दिया है। अपन ने क्या किया है, खड़ी पाई को हटा दिया है। बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो हमने क्या कहा है कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए खड़ी पाई को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। आगे बढ़े, जैसे शब्द लिखा अपन ने त्र्यंबक, ये देखो त्र्यंबक। इस त्र्यंबक की बात करेंगे तो ये देखो त्र ऐसा था, लेकिन हमने क्या किया है, ये जो खड़ी पाई थी इसे क्या कर दिया, हटा दिया। क्या कर दिया दोस्तों,
हटा दिया है। अब जब इसे हटा दिया है तो देखो कंडीशन, लेकिन जब अपन जे की बात करते हैं तो जे को कर तो सकते हैं अपन, ये देखो जे, ये जे, ये जे। अब इस जे को यदि अपन आधा करेंगे तो खड़ी पाई हटा देंगे, देखो ये हटा दिया, लेकिन कंडीशन ये है कि इससे कोई वर्ण ही नहीं बन रहा, इससे कोई वर्ण ही नहीं बन रहा। तो अपन बात कर सकते हैं कि 22 तो थे ही सही, और इनको भी उनमें जोड़ सकते हैं, खड़ी पाई वाले व्यंजनों में जोड़ सकते हैं। 22 में आप 2 और जोड़ लो, 3 और जोड़ लो, तब भी बात वही हो जाएगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? आ रही है। तो इस प्रकार हमने इनके बारे में भी चर्चा की है। किनके बारे में? संयुक्ताक्षरों के बारे में, क्ष, त्र और ज के बारे में, कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए, या ऐसे वर्ण जो खड़ी पाई को लांग कर आगे नहीं बढ़ते हैं, उन्हें स्वर रहित या आधा करने के लिए उनकी खड़ी पाई को क्या कर दिया जाता है दोस्तों? हटा दिया जाता है। यहां तक कोई डाउट नहीं है। ये अपना कौन सा नियम हुआ? नियम नंबर 1। बहुत काम की बातें चल रही है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखते हुए चलना अपन। चले आगे, अब आते हैं अपन नियम नंबर 2 पर। देखो नियम नंबर 2, अब अपना नियम नंबर 2 क्या कहता है उस पर गौर फरमाते हैं। देखो अपना नियम नंबर 2 यूं कहता है कि वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और वर्ण खड़ी पाई को लांग कर आगे भी बढ़ते हैं, वे वर्ण जो खड़ी पाई को लांग कर आगे भी बढ़ते हैं, उन्हें स्वर रहित या आधा करने के लिए उनकी पूंछ जो है या उनकी फलक जो है उन्हें काट दिया जाता है। उन्हें क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है या हटा दिया जाता है। तो देखो नियम नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। नियम नंबर 2 वो कह रहा है कि वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का मतलब ये खड़ी पाई का प्रयोग होता है, वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है तथा वर्ण खड़ी पाई को लांग कर आगे भी बढ़ते हैं, उन्हें स्वर रहित करने के लिए, स्वर रहित या यूं कहें आधा करने के लिए, स्वर रहित या आधा करने के लिए उनकी पूंछ या यूं कहें फलक को, उनकी पूंछ या फलक को हटा दिया जाता है या काट दिया जाता है। उनकी पूंछ या फलक को हटा दिया जाता है या यूं कहें काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है या यूं कहें काट दिया जाता है। अब देखो हमने क्या कहा कि वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, राइट, और वर्ण जो है वो खड़ी पाई को लांग कर आगे भी बढ़ते हैं, उन्हें स्वर रहित या आधा करने के लिए उनकी जो पूंछ या उनकी जो फलक है उन्हें हटा दिया जाता है या क्या कर दिया जाता है दोस्तों? काट दिया जाता है। अब बात आती है ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जिन्हें अपन फलक वाले वर्ण कहते हैं, क्योंकि आपको पता है इसके पहले की जो कक्षा थी उस पर अपन ने चर्चा की थी और हमने कहा था रचना के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। और आपको याद हो तो मैंने कहा था कि रचना के आधार पर कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार होते हैं। एक क्या था? खड़ी पाई वाले व्यंजन, याद है? दूसरा क्या था? फलक वाले व्यंजन। तीसरा क्या था? पेंदे वाले व्यंजन। इन पर बात की थी दोस्तों, याद है? तो अपन उन्हीं की बात कर रहे हैं। अब आता है अपने पास में, देखो फलक वाले कौन कौन से हैं। तो हमने लिखा क है और हमने लिखा फ है। तो जब बात करते हैं इनकी संख्या की, कितनी है संख्या? तो हमने कहा संख्या कितनी है इनकी? 2 है भाई। कितनी है संख्या इनकी? 2। अब कैसे करेंगे? अब देखो समझते हैं। हमने क्या कहा? एक। अब देखो ये खड़ी पाई है कि नहीं है भाई? है ना। अभी हमने क्या कहा? वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है। तो पहला नियम तो बिल्कुल लग ही रहा है, ये देखो खड़ी पाई, ठीक है, और खड़ी पाई है लेकिन वर्ण जो है ये इस खड़ी पाई को लांग कर आगे भी बढ़ रहे हैं। ये देखो बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? बताओ।
बढ़ रहे हैं, तो इन्हें स्वर रहित करने के लिए क्या किया जाएगा, इनका जो द्वितीय फलक है या इनकी जो पूंछ है, इस पूंछ को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। ऐसे जैसे अपन ने लिखा ये फ, ये देखो ये फ, अब हमने क्या कहा है कि ये खड़ी पाई बिल्कुल है ही सही, और ये खड़ी पाई को लांघकर आगे भी बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। इन्हें स्वर रहित या आधा करने के लिए क्या किया जाएगा, ये जो द्वितीय फलक है इसे क्या कर दिया जाएगा, आधा काट दिया जाएगा। तो इन्हें किस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, स्वर रहित या आधा कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में। अब देखो इनके उदाहरणों पर बात करते हैं अपन। यदि इनके उदाहरणों पर बात करें तो हम यूं कहते हैं, उदाहरणों पर देखो, जैसे अपन ने लिखा शब्द नुक्ता, ये देखो नुक्ता, इस नुक्ता में बात करें तो ये क है, ये क। अब इस क को अपन ने आधा किया तो क्या किया अपन ने, हमने कुछ भी नहीं किया, ये इसका जो द्वितीय फलक या पूंछ थी इसे काट दिया। और देखते हैं शब्द लिखा अपन ने जैसे नक्शा, ये देखो नक्शा, तो अपन ने क्या किया, ये क्या था क नक्शा में, यहां भी क्या किया, ये इसका जो द्वितीय फलक है इसे काट दिया। और आगे बढ़े, देखो हमने क्या लिखा हफ्ता, ये देखो हफ्ता, हमने लिखा दफ्तर, दफ्तर, ये देखो। अब यहां भी क्या किया है अपन ने, ये फ, यहां भी क्या था ये फ। अब देखो अपन ने क्या किया है, ये जो द्वितीय फलक था इसे काट दिया है, इसे क्या किया है, काट दिया है। ये देखो क्या किया है अपन ने, इसे काट दिया है। तो हमने क्या कहा है यहाँ पर दोस्तों, हमने यही कहा है कि वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और ये वर्ण खड़ी पाई को लांघकर आगे भी बढ़ते हैं, इन्हें स्वर रहित करने के लिए या आधा करने के लिए इनकी जो पूंछ है या इनकी जो फलक है उसे क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है या हटा दिया जाता है। आ रहा है समझ में दोस्तों। बहुत काम की बातें चल रही है अपनी, क्यों, क्योंकि वर्ण विश्लेषण पढ़ने के लिए ये तरीका अपन को अपनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अपन को तो यही पता नहीं है कि व्यंजनों को स्वर रहित कैसे किया जाता है, तो फिर कैसे वर्ण विश्लेषण पर चर्चा कर लेंगे अपन, राइट। आई क्या बात समझ में। देखो तो ये अपना कौन सा नियम हुआ, नियम नंबर 2 हुआ। बताओ कौन सा हुआ, नियम नंबर 2। अब आ जाते हैं अपन कौन से नियम पर, नियम नंबर 3 पर। चले दोस्तों आगे, हम बात कर रहे हैं नियम नंबर 3 पर। अब देखो नियम नंबर 3 क्या कहता है, नियम नंबर 3 क्या कहता है, तो नियम नंबर 3 पर जब अपन बात करेंगे तो नियम नंबर 3 यूं कहता है कि वे वर्ण, देखो कि वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है, क्या कहते हैं अपन, कि वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है। देखो हमने क्या कहा कि वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है उन्हें स्वर रहित करने के लिए हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नियम नंबर 3, वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है उन्हें स्वर रहित करने के लिए हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो नियम नंबर 3, वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है, वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है उन्हें स्वर रहित या यूं कहें आधा करने के लिए हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो क्या कहा आपने, उन्हें आधा करने के लिए हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये देखो ये अपना नियम नंबर कौन सा हो गया भाई, नियम नंबर 3। क्या कहा कि वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है, पहली बात तो वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग ही नहीं होता है उन्हें स्वर रहित या आधा करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे दोस्तों, हल चिन्ह का अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो फिर बात आती है यार ये वर्ण कौन कौन से, देखो अपन ने जितने वर्ण लिखे अभी उसके अलावा भी वर्ण बचे हुए हैं, राइट ना दोस्तों, उन पर बात करते हैं। देखो कि कौन कौन से वर्ण अभी भी बचे हुए हैं। देखो अब देखना प्रारंभ करें
तो हम पहली लाइन से स्टार्ट करेंगे तो क हो गया, ख ग घ हो गया, लेकिन ङ बच रहा है। देखो कौन सा बचा, ङ, ये बचा, राइट। फिर अपन आगे बढ़े च वर्ग में, तो हमने कहा च, तो छ बचा है, देखो छ, ये छ। फिर अपन ज ज यहाँ हो गया। तो फिर आते हैं अपन कहाँ पर, ट वर्ग में। और ट वर्ग में बढ़ते ही सबसे पहले आया अपने पास में ट, ये देखो ट, फिर आया ठ, फिर आया ड, फिर आया ढ। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, ट ठ ड ढ। और इसके बाद में अपन आगे बढ़े तो त वर्ग जो आता है, तो त वर्ग में अपन ने त भी लिख लिया, थ भी लिख लिया, लेकिन क्या बचा, द। ये देखो द। अब ये त थ द द न, ये भी हो गया। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं तो यह र छूटा है, ये र लिख लिया, ल व और स और ह। ये देखो ये आया। इतने बच रहे थे अपने पास, इन पर अपन को बात करनी है। अब यदि अपन बात करें तो हम यूं कह रहे हैं, जब अपन ने पढ़ना प्रारंभ किया था रचना के आधार पर, हमने कहा था कि तीसरा जो प्रकार था वह था पेंदे वाले व्यंजन, या जिन्हें गोलाकार व्यंजनों के नाम से जाना जाता है, या पेंदाकार व्यंजनों के नाम से, या पेंदाकार वर्णों के नाम से जाना जाता है। ये वही है दोस्तों। अब पेंदा कैसे, गोलाकार जैसे हैं, ये देखो ये देखो ये पेंदा, ये रहा पेंदा, ये देखो ये पेंदा रहा, ये रहा पेंदा, ये रहा गोलाकार, ये देखो ये रहा, है कि नहीं है ना, ये देखो है, ये देखो। तो हमने क्या कहा है, ये पेंदाकार व्यंजनी, पेंदाकार वर्णी तो है, और ये पेंदाकार वर्ण है, इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं, गोलाकार भी कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो आ जाती है, इन्हें किस नाम से जानते हैं, तो हमने कहा इन्हें गोलाकार, गोलाकार, या यूं कहें पेंदाकार, गोलाकार या पेंदाकार वर्णों के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गोलाकार या पेंदाकार वर्णों के नाम से भी जाना जाता है। गोलाकार या पेंदाकार का मतलब समझ में आ गए, जहां नीचे का प्रोग्राम बिल्कुल क्या होता है, गोल होता है या फिर पेंदाकार होता है। जैसे आपने देखा होगा लोटा जो होता है, बिन पेंदे का लोटा, पेंदा ही नहीं है, चाहे जिधर ही लुढ़केगा, देखा होगा आपने, वही कंडीशन यहाँ पे है। तो ये पेंदाकार या गोलाकार वर्ण कहलाते हैं। हमने भी यही कहा है कि वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता। अब बताओ यहाँ किसी खड़ी पाई का प्रयोग हो रहा है कि, चलो बताओ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। तो फिर हमने क्या कहा है कि जहाँ खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होगा उनको स्वर रहित करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, हल चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हल चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो जब अपन इन्हें हल चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार लिखा जाएगा, लेकिन प्रयोग किस में होगा, तो देखो हम यूं कह रहे हैं, ये जो प्रयोग है यहाँ पर यदि अपन बात करें तो इस र को छोड़ना पड़ेगा और इसको ही लेंगे अपन। देखो ये लो, इस र को छोड़ रहे हैं अपन, क्यों, क्योंकि ये पेंदाकार है, र पेंदाकार तोड़ी है, लेकिन लिखा है। तो इन पेंदाकार पर बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये कितने वर्ण हैं, 8 है। कितने वर्ण हैं ये, 8 पेंदाकार वर्ण कितने हैं अपने पास में, 8। अब बात करते हैं कि इनका प्रयोग कैसे होता है, तो इनके प्रयोग पर भी बात कर लेते हैं। देखो देखते हैं अपन सबसे पहले, जैसे मैंने लिखा गंगा, ये गंगा, ये लिखा मैंने गंगा, देखो मैंने क्या लिखा, गंगा। अब ये गंगा है यंगा, अब ये पेंदाकार है, गोलाकार है, इसे आधा करेंगे तो अपन को क्या लगाना पड़ेगा, हल चिन्ह लगाना पड़ेगा। हल लगते ही ये क्या हो गया, आधा हो गया, हल लगते ही क्या हो गया, आधा हो गया। वैसे एक शब्द देखिए अपन, उच्छ्वास, ये देखो उच्छ्वास, उत्धन श्वास के योग से मिलकर बना है। अब ये क्या है, पेंदा है, अपन को आधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हल चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, राइट। और आगे बढ़े तो हमने लिखा, देखो चिट्ठी, चिट्ठी पत्री, जो पहले आप बहुत भेजा करते थे, आजकल तो चिट्ठी पत्री जब आती है, पहले के जमाने में कबूतर लाते थे, लेकिन आजकल के कबूतर तो रजाइयों में आ जाते हैं, फटफट 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 फटफट, याद है आपको, तुरंत आ जाते, और घर वालों के सामने आते हैं, सबसे बड़ी बात, और घर वालों को भनक तक नहीं लगती है ना। देखो चिट्ठी, अब यह ट हलंत लगा और क्या हो गया, आधा हो गया, हलंत लगते क्या हो गया, आधा हो गया। बात समझ में आ रही है दोस्तों। और आगे बात करें, देखो तो हमने लिखा है पद्धति, ये देखो, ये देखो पद्धति लिखा। अब ये पूरा है, क्या करेंगे, हल चिन्ह लगाएंगे और क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और बात करें दोस्तों तो आपने देखा होगा द्वार या द्वारा। अब देखो द को क्या कर दिया अपन ने, हल चिन्ह लगा दिया, क्या हो गया, आधा हो गया।
देखा होगा आपने बिल्कुल ऐसा कैसा। देखो लगातार देख रहे हैं अपन, इनको आधा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और आगे बढ़े तो हमने लिखा जैसे उड्डयन, ये देखो उड्डयन, उड्डयन पे बात करी तो ड को क्या कर दिया है, हलंत लगा दिया है। जैसे हमने लिखा ब्रह्मा, ये देखो ब्रह्मा, है को क्या कर दिया है, हलंत लगा दिया है। हालांकि ब्रह्मा अपन ऐसे भी लिख देते हैं, ये देखो, ये देखा। तो अपन इस प्रकार अपन ने जो बात की है दोस्तों नियम नंबर 3 पर, वो क्या बात की कि वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है, वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है उन्हें स्वर रहित करने के लिए हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उन्हें स्वर रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हल चिन्ह का। देखो एक एक चीज पर अपन विस्तार से बात कर रहे हैं दोस्तों। कौन कहता है कि सलेक्शन नहीं होता, आप सलेक्शन के लायक पढ़ते ही कहाँ हो, सबसे बड़ी समस्या है। कोचिंग वाले तो ये चाहते हैं कि फटाफट कोर्स पूरा करा के फ्री कर दिया जाए, यही चाहते हैं कोचिंग वाले। अरे एक बात बताओ हो कि जहां पर कोचिंग वाला पढ़ाना बंद कर देगा, गाइड जहां बंद हो जाती है ना, प्रश्न वहां से बनने प्रारंभ होते हैं। और आप ये चाहते हो कि 10 घंटों में हिंदी पूरी हो जाए, भाटे हो जाए 10 घंटों में हिंदी पूरी। इन सब चीजों को कौन याद करेगा फिर, ये कहां से आई, मजबूरी तो है ना पढ़ना। और एग्जामिनर वहीं से प्रश्न पुटअप करेगा। दोस्तों इस बात का ध्यान रख लेना, जो चीज छोड़ेगी। हम वर्ण विश्लेषण पढ़ रहे हैं, लेकिन वर्ण विश्लेषण के लिए अपन को सबसे पहले आवश्यकता इनकी होती है, तब जाकर विस्तार से इतनी चर्चा कर रहे हैं अपन आज यहाँ पर। ये तो आप भी जानते हो। और आप चाहते हो कि फटाफट 2 घंटे में पूरा हो जाए। अरे 2 घंटे में पूरा होना होता ना तो किस्मत वालों के होता है, नहीं होता अपने यहाँ पर। तो अपन को एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, तब जाकर अपन इतने विस्तार से इतने डीपली जा रहे हैं। और साला इसके बाद देखे एग्जामिनर कोई प्रश्न पूछे और आपको नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अपन ने एग्जामिनर जहां जहां चीजों को छू कर आया है ना, हम वहां उसके पीछे पीछे जाकर आ रहे हैं। अब एग्जामिनर वहीं से बात करेगा जहां एग्जामिनर छू कर आया है, हम वहां भी छू कर आए हैं। अब बताओ प्रश्न कहां से निकलेगा, कतई नहीं निकल सकता। आ रही बात समझ में? तो ये अपन ने कौन से नियम की बात की, नियम नंबर 3 की, कि वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है उन्हें स्वर रहित या आधा करने के लिए हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और अपन ने 8 प्रकार के वर्णों पर बात की है, सिवाय किसको छोड़ा है, र को छोड़ा है। किसको छोड़ा है अपन ने, इस र को छोड़ा है। अब इस र के भी देखेंगे कि र को किस प्रकार लिखा जाता है, इसके भी तो नियम है। इस र के भी तो नियम है कि र को 4 प्रकार से अपन देखने वाले हैं कि किस प्रकार ये र आता है और किस प्रकार ये स्वर रहित होकर आता है और किस प्रकार स्वर से युक्त होकर आता है। इस पर अपन चर्चा करने वाले विस्तार से। तो यहां तक तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं है दोस्तों। चले आगे, चलो अब आ जाते हैं अपन नंबर 4 पर। और नंबर 4 जो अपना आ रहा है वो क्या है, र। ये र जिसे अपन रेफ वर्ण के नाम से भी जानते हैं, रेफ वर्ण के नाम से भी इसे जाना जाता है, रेफ वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। और इसके प्रयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं, कहाँ कहाँ पर स्वर सहित इसके प्रयोग होते हैं और कहाँ कहाँ पर इसके स्वर रहित प्रयोग होते हैं, उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। क्लास को बहुत डीपली तक ले जाने की कोशिश करेंगे, बस बने रहो। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि एक बात बताइए कि मैं इतना सारा आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ जो क्लासों में तक नहीं पढ़ाया जाता है, यहाँ तो मैं दिल खोल के पढ़ा रहा हूँ ना, बिल्कुल कंप्लीट। तो फिर क्या फर्क पड़ रहा है, चैनल को लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप चैनल को, और क्लास को शेयर करो ना, ताकि आप जैसे आपके और जो भाई है उनको भी फायदा मिले। तो इतना तो कर ही सकते हो कम से कम, ठीक है दोस्तों। तो देखो चलते हैं आगे, और हम बात कर रहे हैं किस पर, र, जिसे अपन रेफ वर्ण के नाम से भी जानते हैं। और इसके प्रयोग की यदि अपन बात करें तो कि कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे इसका प्रयोग होता है, उस पर अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आता है खुद, ये र। ऐसा यदि आएगा, ये र यदि ऐसा यदि आएगा तो ये खुद क्या माना गया है, स्वर सहित माना गया है। क्या माना गया है, स्वर सहित। स्वर सहित प्रयोग है क्योंकि इसमें क्या मिला हुआ है, स्वर मिला हुआ है। मतलब ये खुद क्या है, स्वयं आया है, खुद स्वयं आया है। मतलब ये खुद क्या है, पूर्ण है। यहाँ पर खुद क्या है, पूर्ण है। बताओ है कि नहीं है, स्वयं स्वर सहित आया है। मतलब ये र जो है इसका प्रयोग जो होता है वो कैसा होता है, स्वर सहित होता है। इसके उदाहरणों यदि अपन बात करें तो देखो अपन इसके उदाहरणों पर बात करें, जैसे हमने कहा रचना, ये देखो ये र पूरा ही है, देख लो आप, ये रचना लिखा अपन ने पूरा ही है। हमने लिखा रमण, हमने लिखा रमण, यह देखो र पूरा ही है, पूरा का पूरा ही है। और आगे बात कर लें यदि अपन तो हम कहेंगे प्रकार, ये र देखो पूरा का पूरा ही है। मतलब ये जो र है
ये जो र है इसका जो प्रयोग है वो कौन सा प्रयोग है? स्वर सहित प्रयोग है, अर्थात ये स्वयं आया है, ये पूर्ण आया है, और जब ये स्वयं और पूर्ण आएगा तो इसका प्रयोग जो है वह स्वर सहित प्रयोग होता है। इसका कौन सा प्रयोग होता है? स्वर सहित प्रयोग होता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? बहुत काम की बातें चल रही है, बहुत गहनता से अपन चर्चा कर रहे हैं, आप बस जुड़े रहिए साथ में ना, लिखने पर ध्यान ना दें, बस समझने पर ध्यान दें। दूसरा इसका प्रयोग देखते हैं अपन, स्वर सहित जो इसका प्रयोग आता है दूसरा, उस पर बात करते हैं। नंबर 2, ये खड़ी पाई, ये देखो ये खड़ी पाई है, और खड़ी पाई के साथ जब आएगा तो ये भी स्वर सहित ही आ गया। बताओ ये भी कौन सा आएगा? स्वर सहित इसका प्रयोग माना जाता है। कौन सा प्रयोग माना जाता है? स्वर सहित, स्वर सहित प्रयोग माना जाता है। अब खड़ी पाई वाले व्यंजनों पर तो वर्णों पर तो अपन ने पहले ही चर्चा कर ली है, और हमने क्या कहा था कि खड़ी पाई वाले वर्णों को आधा करके क्या लगा दिया जाता है? र लगा दिया जाता है। अब बात करें, ये खड़ी पाई है, खड़ी पाई के साथ जब र का प्रयोग होगा, खड़ी पाई वाले वर्णों के साथ जब र का प्रयोग होगा तो ये पूरा ही आएगा वहां पर भाई साहब। कैसा आएगा? पूरा आएगा। अब बात करते हैं कि यार खड़ी पाई वाली बात करें तो खड़ी पाई वाले वर्ण 22 तो एक देखे थे, और फलक वाले 2 और जोड़ देते तो टोटल कितने? 24 है। देखो ये खड़ी पाई वाले की बात करें तो हमने 22 तो एक देखे और 2 एक देखे, बराबर कितने हो गए? 24। इन 24 के साथ इसका प्रयोग होगा स्वर सहित प्रयोग। इन 24 के साथ इसका स्वर सहित प्रयोग होता है। कैसे? जैसे मान लो अपन ने लिखा क्या, ये देखो क्र, हमने लिखा क्या? ये भ्र, ये देखो किया कि नहीं किया? किया। अब देखो ये खड़ी पाई है कि नहीं है? खड़ी पाई है कि नहीं है? और खड़ी पाई के साथ जब र आया है, ये खड़ी पाई के साथ जब र आया है तो ये कैसा र है? ये स्वर सहित र है। अब ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए अपन ध्यान से देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो हमने क्या कहा है, ये क, इसे क्या किया? आधा, और इसमें क्या जोड़ा? र। तो बराबर जब क को आधा करके इसमें र को जोड़ेंगे तो ये जो भाई साहब बन के आएगा ना, वही ऐसा ही तो बन के आएगा। और हमने कहा ये भ, खड़ी पाई वाला इसे आधा किया और इसमें जोड़ा र, तो जो बन के आएगा ना भाई साहब बिल्कुल ऐसा ही आएगा। बताओ है कि नहीं है? तो हमने क्या कहा है कि खड़ी पाई वाले वर्णों के साथ जब र का प्रयोग किया जाता है तो ऐसा र स्वर सहित होता है। ऐसा र कैसा होता है? स्वर सहित। और इसके लिए क्या करते हैं? खड़ी पाई वाले वर्णों को आधा करके र लगा दिया जाता है। तो हमने क्या कहा है? स्टार लगा के लिख लेते हैं कि खड़ी पाई वाले वर्णों को आधा करके र जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, र जोड़ दिया जाता है। देखो हमने क्या कहा है कि खड़ी पाई वाले वर्णों को आधा करके क्या जोड़ दिया जाता है? र। तो ये देखो खड़ी पाई वाला वर्ण था, राइट, ये खड़ी पाई वाला ही वर्ण था दोस्तों। इसे क्या किया अपन ने? आधा किया, और आधा करके इसमें क्या जोड़ा? र। तो क्या बन गया? क्र। ये खड़ी पाई वाला वर्ण था, इसको आधा किया दोस्तों, इसमें क्या जोड़ा? र। तो क्या बन गया? भ्र बन गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो ये खड़ी पाई के साथ जब आता है तो ये जो प्रयोग है ये भी कौन सा प्रयोग माना जाएगा? स्वर सहित प्रयोग माना जाएगा। और हमने तो ये भी कहा है, हकीकत में तो देखो समझने के लिए व्यवहारिक बातें, लटक रहा है, और हमने यूं कहा है इस संसार में लटकने वाली चीजें सब पूरी होती है, अंदर बैठने वाली क्या होती है? आधी होती है। जैसे यदि अपन बात करें तो देखो ये देखो इस गाड़ी को देखते हैं तो हमने यूं कहा है ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी, ये देखो ये पीछे लटका रखा है व्यक्ति को। बताओ लटका रखा है कि नहीं लटका रखा? लटका रखा है। और लटक रहा है मतलब पूरा है, क्योंकि दोनों हाथ पैर सलामत है। देखो दोनों हाथ पैर सलामत है कि नहीं है? दोनों हाथ पैर सलामत है, इस वजह से लटका है क्योंकि पूरा है। यदि आधा होता तो लटकाते क्या? सीट देते अंदर। ये देखो तो हम क्या कह रहे हैं कि आधे व्यक्ति को क्या दी जाती है? सीट दी जाती है, और पूरे व्यक्ति को क्या किया जाता है? लटकाया जाता है। इसका मतलब लटकने वाला जो है वो क्या कहलाएगा? पूरा कहलाएगा। लटकने वाला क्या कहलाएगा? पूरा। और तो आपको ही पता है ये संसार में लटकने वाली चीजें सब पूरी होती है, और अंदर बैठने वाली क्या होती है? आधी होती है। तो समझ में आया? यहाँ लटक रहा है र, अंदर कौन बैठा है? क, तो क आधा है, लटक रहा है र, तो र क्या है? पूरा। तो बात समझ में आ गई? ये इसका दूसरा प्रयोग था। और हमने कहा 22 + 2 ये 24 जो है, इसमें अपन इसका प्रयोग करते हैं, वो कौन सा प्रयोग माना जाता है? स्वर सहित प्रयोग माना जाता है। चले आगे दोस्तों, चलो चलते हैं आगे। अब बात करते हैं अपन नंबर 3 पर,
और नंबर 3 जब इसकी बात करेंगे तो फिर नंबर 3 आते हैं दोस्तों कौन से, गोलाकार या पेंदाकार वर्ण। इसके साथ जब इनका प्रयोग होगा, गोलाकार या पेंदाकार वर्णों के साथ जब इसका प्रयोग होगा तब भी ये स्वर सहित प्रयोग माना जाता है। नंबर 3 देखो, ये गोलाकार ही तो है, ये गोलाकार या यूं कहें पेंदाकार वर्णों के साथ तब कैसा आएगा, स्वर सहित ही आएगा। कैसा आएगा, स्वर सहित आएगा। कैसा आएगा, स्वर सहित आएगा। मतलब गोलाकार या पेंदाकार वर्णों के साथ जब र का प्रयोग होगा तब भी वो कौसा होगा, स्वर सहित ही होगा। लेकिन आपको पता है हमने क्या कहा था, गोलाकार पेंदाकार वर्ण पढ़े थे कि गोलाकार या पेंदाकार वर्णों को स्वर रहित करने के लिए उनके नीचे कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये भी लिखा था, मैं यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए लिख देता हूँ कि नोट लगाकर लिख भी लेते हैं अपन। आपको याद है कि गोलाकार या यूं कहें पेंदाकार वर्णों को स्वर रहित करने के लिए हल चिन्ह का प्रयोग होता है। हल चिन्ह का प्रयोग होता है, ये लिखा था अपन ने वहां पर, इसी पर बात कर रहे हैं। लेकिन हम यूं कह रहे हैं गोलाकार या पेंदाकार वर्णों के साथ जब र का प्रयोग होगा तो वह र जो है ना वो कौन सा आएगा, स्वर सहित आएगा। अब कैसे होता है इस पर बात कर लेते हैं अपन। देखो, और अपन ने देखे भी थे गोलाकार और पेंदाकार वर्ण जो थे उन पर अपन ने बात भी की थी। अब कौन सा प्रयोग होगा, जैसे हम बात कर रहे हैं यड, देखो समझना, उदाहरणों पर बात करें यड। अब ये गोलाकार पेंदाकार वर्ण है तो इसके साथ जब ये आएगा तो ये कैसा आएगा, स्वर सहित आएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, गोलाकार या पेंदाकार वर्णों के साथ र का प्रयोग तब किया जाएगा जब उन गोलाकार या पेंदाकार वर्णों को हल चिन्ह लगाकर आधा कर दिया जाएगा। तब जब र उनमें जुड़ेगा वो पूरा माना जाएगा। कैसे, ये देखो, ये जो ड है इसमें क्या लगाया, हल चिन्ह, तो ये क्या हो गया, आधा हो गया। अब जो यहाँ लगाया जाएगा ये क्या है, र है। ये क्या है, र। समझ में आ रही है। और देखते हैं शब्द लिखा जैसे अपन ने ये ट्र, अब इसको क्या किया अपन ने, आधा किया, ये आधा, हल चिन्ह लगाया। अब इधर जो लगा ये क्या है, ये र है। ये क्या है, र। और देखते हैं शब्द लिखा जैसे अपन ने, ये देखो ड्रम, तो ये जो लगाया ड्रम तो ही गया। दूसरा देख लेते हैं अपन, तो ये ह वाला, ये ह, ये देखो। अब अपन ने क्या कहा है, इसके साथ जब इसका प्रयोग करेंगे तो अपन क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, बीच में लगा देंगे। ये लो यहां पर। अब देखो, देखते हैं अपन, उदाहरणों पर बात करते हैं। तो हमने कहा ड, अब इससे बनाया अपन ने क्या, ये ड्रम। देखो बताओ बनाया कि नहीं बनाया, ड्रम। यहां देखा अपन ने तो हमने लिख दिया ये ट्रक, हमने लिख दिया ये राष्ट्र, ये देखो हमने लिख दिया ये रस्व। तो हमने क्या कहा है कि गोलाकार या पेंदाकार वर्णों के साथ र का जब प्रयोग होगा तो वह र कौन सा होगा, स्वर सहित र होगा। कौन सा र होगा, स्वर सहित र होगा। दोस्तों आप कह रहे हो कि ये बहुत गहनतम बातें हैं, प्रश्न जब गलत होने लगते हैं ना तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है अपन इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं और सीधा सीधा पढ़ के आगे निकलते हैं, इस वजह से अपने प्रश्न गलत होते हैं। इन चीजों को बहुत ध्यान से देखना जरूरी होता है। मैं कहूँ मेरे प्रश्न गलत नहीं हो रहे, चीजें याद है, आपके गलत हो रहे हैं, चीजें याद नहीं है, और याद नहीं है आप पढ़ना भी नहीं चाहते इन्हें। लेकिन हकीकत है यदि सफल होना पड़ेगा ना तो सफल होने के लिए अपन को पढ़ना भी पड़ेगा और घन तक, गहराई तक जाकर पढ़ना पड़ेगा। तो ये अपना इसका नंबर 3 प्रयोग भी हो गया है दोस्तों। आ रही है बात समझ में। तो हमने क्या कहा है कि गोल पेंदे वाले वर्णों को आधा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हल चिन्ह का प्रयोग, और फिर किसको लगा दिया जाता है, र को लगा दिया जाता है। अब बात आती है सिरो रेखा के ऊपर जब र लगता है। अगला नंबर 4 इसका जो प्रयोग है, नंबर 4 इसका जो प्रयोग है उस पर बात करते हैं अपन। तो ये सिरो रेखा के ऊपर ये र, ये देखो ये जो लग रहा है ना ये सिरो रेखा के ऊपर है। ये कहाँ है, सिरो रेखा के ऊपर, सिरो रेखा के ऊपर कहाँ लग रहा है, ये सिरो रेखा के ऊपर लग रहा है। और जब ये सिरो रेखा के ऊपर लगेगा तो बताओ
ये कैसा होकर आएगा, अब पता चलेगा, ये स्वर रहित होकर आएगा। कैसा आएगा, स्वर रहित होकर आएगा। ये है काम की बात। सिरोरेखा के ऊपर जब भी र लगेगा तो क्या हो जाएगा, स्वर रहित होगा, मतलब आधा हो जाएगा। और स्वर सिरोरेखा के नीचे लगेगा मतलब वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों समझने लायक बात तो बहुत तगड़ी है कि जो व्यक्ति ऊपर की बात करेगा तो आधा माना जाएगा, और जो जितना ज्यादा नीचे झुक कर चलेगा वो बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ेगा। तो हम क्या कह रहे हैं, सीधी सी बात है कि सिरोरेखा के जो ऊपर र लगता है वो आधा होता है, और सिरोरेखा के नीचे जो र लगता है वो कैसा होता है, पूरा होता है। वो कैसा होता है, पूरा। जैसे शब्दों पर बात करें, जैसे अपन ने लिखा, इसके जो शब्द है, जैसे हमने लिखा चर्म, ये देखो, हमने लिखा धर्म, हमने लिखा मर्म, हमने लिखा सूर्य। ये देखो, चर्म लिखा, धर्म लिखा, मर्म लिखा, सूर्य लिखा। कहाँ लग रहा है, ऊपर ही तो लग रहा है। कहाँ लग रहा है, ऊपर ही लग रहा है। कर्म लिखा, ये देखो, ये देखो कहाँ लग रहा है, सिरोरेखा। अब बात आती है कि सिरोरेखा क्या है, ये सिरोरेखा है, और इस सिरोरेखा के ऊपर लग रहा है ये देखो। अब जब ये सिरोरेखा के ऊपर लगेगा तो ये क्या माना जाएगा, आधा माना जाएगा। क्या माना जाएगा, आधा। मतलब ये जो प्रयोग हुआ है इसका, ये स्वर रहित प्रयोग है। क्यों, क्योंकि जब ये नीचे उतरता है ना, तो जिस वर्ण के नीचे ऊपर लगा होता है उसके पहले आता है। तो इसे जब अपन बात करेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा इसे, ये। और ये ऐसा है जो हमेशा ऊपर चढ़ेगा। तो जब भी ये ऊपर चढ़ेगा तो अपने से जो आगे वाला वर्ण है उसके ऊपर चढ़ेगा। कहाँ चढ़ेगा, उसके ऊपर चढ़ेगा। तो बात कितनी सी है कि सिरोरेखा के ऊपर जो लगता है वह आधा होता है, सिरोरेखा के नीचे जो लगता है वो क्या होता है, पूरा। तो अपन यहाँ नोट लगा के लिख सकते हैं अपन क्या, कि यदि र का प्रयोग सिरोरेखा इसे मिटा के यहीं लिख देते हैं इधर। यदि र का प्रयोग सिरोरेखा के ऊपर होता है तो वह स्वर रहित होता है, स्वर रहित होता है, अर्थात आधा होता है। अर्थात क्या होता है, आधा होता है। लेकिन सिरोरेखा के नीचे प्रयोग होता है, तो वह पूरा का मतलब स्वर युक्त होता है। तो कैसा होता है, पूरा, अर्थात स्वर युक्त होता है। तो बात समझ में आ गई होगी। अपन ने र तक के इसके क्या देख लिए दोस्तों, नियम देख लिए पूरे के पूरे। क्या देखा आज की अपने की क्लास में अपन ने पूरे के पूरे, एक बार रिवाइंड करते हैं दोस्तों। बहुत काम की चीज़ों पर अपन ने आज बात की है। देखो हम बात कर रहे हैं अपने सेशन पर, अपन ने प्रारंभ किया था दोस्तों कहाँ से, देखो नंबर 1 से। क्या कहा था कि व्यंजनों को स्वर रहित करने के नियम पर बात कर रहे थे, किस प्रकार व्यंजनों को स्वर रहित किया जाता है। आ रही बात समझ में। अब देखो हमने प्रारंभ किया नियम नंबर 1 से। क्या कहा कि वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है तथा वर्ण खड़ी पाई को लांघकर आगे नहीं बढ़ते हैं, उन्हें स्वर रहित या आधा करने के लिए खड़ी पाई को हटा देते हैं। आ रही बात समझ में। कौन कौन से वर्ण देखे, तो अपन ने सारे के सारे वर्ण देखे, और इनकी संख्या कितनी थी, 22 थी। संख्या कितनी थी दोस्तों, 22। देखो उदाहरण भी देखे। फिर नियम नंबर 2 पर बात की अपन ने। तो नियम नंबर 2 पर क्या कहा कि वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है तथा वर्ण खड़ी पाई को लांघकर आगे भी बढ़ते हैं, उन्हें स्वर रहित या आधा करने के लिए उनकी पूंछ या फलक को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है या काट दिया जाता है। और ये कौन कौन से थे, क और फ थे। यह नियम नंबर अपना क्या था, 2। फिर आए नियम नंबर 3 पर कि वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है, उन्हें स्वर रहित या आधा करने के लिए हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और ये वर्ण थे कौन से, 8। इसके उदाहरण देखे। फिर अपन नियम नंबर 4 पर आए, और नियम नंबर 4 क्या था अपना, र।
अर्थात रेफ वर्ण जो था इसके प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं, तो हमने कहा इसका स्वर सहित प्रयोग होता है तब यह स्वयं आएगा, पूर्ण होगा। इसका खड़ी पाई के साथ आएगा तब भी यह स्वर सहित प्रयोग माना जाता है। जब यह गोलाकार या पेंदाकार वर्णों के साथ आता है तब भी इसका स्वर सहित प्रयोग होता है। और हमने क्या कहा आगे, जब यह शिरोरेखा के ऊपर आता है तब इसका प्रयोग कौन सा होता है, स्वर रहित प्रयोग होता है। तब कौन सा प्रयोग होता है दोस्तों, स्वर रहित प्रयोग होता है। इतनी सारी जानकारी इतने विस्तृत वर्णन के साथ आज अपन ने प्रस्तुत की है दोस्तों। यदि गहनतम से गहनतम चीज़ों की यदि बात कर दी जाए और उनको दिमाग में बिठा लिया जाता है ना, तब सामने से यदि कोई अपना प्रश्न पूछता है तो उसका आंसर एक बार में निकल कर आता है। लेकिन आप लोगों की कंडीशन इतनी बुरी हो रही है, आप ये चाहते हो मुझे बस थोड़ा सा मैटर दे दो और मेरा एग्जामिनर जो है मेरे से ऐसा प्रश्न पूछे कि मैं पास हो जाऊं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आपको गहराई तक जाना पड़ेगा और उस सब चीज़ को चाट कर वापस आना पड़ेगा, तब जाकर जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा तब उसका सही आंसर निकलेगा। और ये बात समझ में। तो आज अपन ने बात की किस पर, व्यंजनों को स्वर रहित करने के नियमों पर। जब अपन अगली क्लास में मिलेंगे तब अपना अगला टाइटल रहेगा वर्ण विचार से संबंधित लास्ट टाइटल, वर्ण विश्लेषण और हिंदी शब्दकोश का प्रयोग, नियम और उसकी उपयोग एवं पद्धतियों से संबंधित। तब जाकर अपना जो वर्ण विचार का टाइटल है वह समाप्त होगा और उसके बाद अपन वर्ण विचार से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर पूछे देखें कि कहाँ कहाँ से कैसे प्रश्न आता है, तो एक भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता दोस्तों। आ रही बात समझ में। तो जहाँ तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मौसम की आवाजाही जो है, मौसम का जो प्रभाव है वो जम के बरस रहा है। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।